हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट डे डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन वही होगा जो हम लोग पहले पढ़े हैं। कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्योंकि सेंट्रल मेटल के साथ में जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड होते हैं उसको लिगेंड बोला जाता है। तो लिगेंड के स्पेशियल अरेंजमेंट में जब कंपाउंड डिफर करता है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जब डिफर करता है, जबकि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, तो आप इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को, इस तरह के फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म के दो टाइप, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्दर क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे तो इसमें आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप जो होते हैं वो होते हैं आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और फोर्थ टाइप होता है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कंपाउंड डिफर इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होंगे। वो डिफर करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम रहना चाहिए। तब आप इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फोर टाइप्स। फर्स्ट टाइप लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकेंड टाइप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड टाइप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ टाइप इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स जब लिंकिंग थ्रू एटम ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड में डिफर करता है तो उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में कंपाउंड लिंकिंग थ्रू एटम्स ऑफ एम्बिडेंटेड में डिफर करते हैं टू सेंट्रल मेटल। जो लिगेंड अटैच्ड होते हैं वह लिगेंड अटैचमेंट थ्रू एटम में डिफर करता है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें दो अटैचमेंट साइट होता है, मोर देन वन अटैचमेंट साइट होता है, और इसमें एक बार में सेंट्रल मेटल के साथ ये किसी एक एटम के साथ ही बॉन्डेड होता है। तो आप ऐसे लिगेंड को जिसमें मोर देन वन अटैचमेंट के साइट होते हैं आप उसको एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे नाइट्राइटो ओ
और नाइट्राइटो N आपको बताया गया था। नाइट्राइटो O में O के थ्रू ये अटैच होते हैं। जब O के थ्रू सेंट्रल मेटल के साथ ये अटैच्ड होगा तो इसको नाइट्राइटो O बोलते हैं। और जब N के थ्रू ये सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N बोलते हैं। इस सेंट्रल मेटल के साथ में N के थ्रू अटैचमेंट होगा, N के थ्रू जब सेंट्रल मेटल के साथ ये अटैच होगा तो इसको हम लोग नाइट्राइटो N बोलते हैं। और O के थ्रू अटैच होगा तो इसको हम लोग नाइट्राइटो O बोलते हैं। यानी कि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है और इस एम्बीडेंटेड लिगेंड में दो अटैचमेंट साइट है, एक ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है और दूसरा नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन के साथ में अटैचमेंट होने पर आप नाइट्राइटो N बोलते हैं और ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड होने पर नाइट्राइटो O बोलते हैं। तो कंपाउंड जब डिफर करता है लिंकिंग थ्रू एटम्स में टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कम्प्लेक्स, तो आप उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म नाम देते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म में कंपाउंड डिफर करते हैं किसमें, कंपाउंड्स डिफर करते हैं इन लिंकिंग थ्रू एटम्स of ambidentate ligands. Compounds differ in linking through atoms of ambidentate ligand. जब होंगे compounds differ in the linking through atoms of ambidentate ligand, then it is called linkage isomerism. तो आप इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जब कंपाउंड डिफर करेगा इन लिंकिंग थ्रू एटम्स ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म जैसे क्रोमियम के साथ में यहाँ अमोनिया जुड़ा हुआ है और एक नाइट्राइटो O जुड़ा हुआ है। क्रोमियम के साथ में यहाँ अमोनिया जुड़ा हुआ है, 5 अमोनिया और एक नाइट्राइटो O जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ऑक्सीजन के थ्रू क्रोमियम अटैच्ड। क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर यदि +3 है और नाइट्राइटो पे चार्ज -1 है तो नेट चार्ज यहाँ पर +2 होगा। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, नाइट्राइटो नेगेटिव लिगेंड होता है और क्रोमियम का +3 चार्ज है, तो +3 और -1 का यदि सम कर देंगे तो नेट चार्ज यहाँ पर 2+ होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा अमीन नाइट्राइटो, हेक्सामीन नाइट्राइटो O के थ्रू अटैच्ड है क्रोमियम। जब O पहले दिखा रहे हैं मतलब O के थ्रू अटैच्ड। और इसके बाद सेंट्रल मेटल का नेम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल 3, और क्योंकि ये आयन है तो लिखेंगे हम लोग आयन, हेक्सामीन नाइट्राइटो O क्रोमियम 3 आयन। इसी का दूसरा जो लिंकेज आइसोमर होगा, इसमें देखिए आपको अमोनिया तो डिफर नहीं कर सकता है अटैचमेंट में, यहाँ नाइट्रोजन के ही थ्रू अटैच हो सकते हैं। लेकिन नाइट्राइटो O के बदले यदि यहाँ पर नाइट्राइटो N हो जाए तो ये आइसोमर बन गया इसका, और यह आइसोमर इसका लिंकेज आइसोमर हो गया। इसमें नाइट्राइटो N बोलते हैं क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू क्रोमियम का अटैचमेंट है। N को पहले लिखा गया मतलब नाइट्रोजन के थ्रू क्रोमियम का अटैचमेंट है। तो ये दोनों कंपाउंड जब लिंकिंग थ्रू एटम में डिफर करते हैं टू सेंट्रल मेटल, तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसी को लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। ये हो गया आपको पेंटामीन नाइट्राइटो, पेंटामीन नाइट्राइटो N क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद ऑक्सीजन नंबर क्रोमियम का 3, और ये भी आयन है
क्या लिखेंगे हम लोग, आयन। पेंटामीन नाइट्राइट टू एन क्रोमियम 3 आयन। क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए आपने मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं करना है, मेटल का नेम सेम रहेगा क्रोमियम। एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो हम लोग क्रोमियम का अम हटा के एट जोड़ देते हैं, क्रोमेट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, मेटल का नेम सेम रहेगा। अब देखिए ये इस तरह के आइसोमर जिसमें लिंकिंग थ्रू एटम में कंपाउंड डिफर कर गया, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। ठीक उस तरह से एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, कोबाल्ट के साथ में यदि 5H2O जुड़ा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन के थ्रू कोबाल्ट जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक लिगेंड जुड़ा हुआ है SCN-, नेट चार्ज यहाँ भी 2 पॉजिटिव है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट के साथ में H2O तो उतना ही है और अटैचमेंट का साइट भी H2O का ऑक्सीजन ही होता है, लेकिन दूसरा लिगेंड है NCS-, यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे। अब इस दोनों में ये कंपाउंड डिफर किस में कर रहे हैं, यहाँ सल्फर के थ्रू कोबाल्ट का अटैचमेंट है, SCN में सल्फर के थ्रू अटैचमेंट रहता है, और NCS लिखें तो नाइट्रोजन के थ्रू कोबाल्ट का अटैचमेंट है। तो SCN और NCS ये दोनों अटैचमेंट थ्रू सेंट्रल मेटल में डिफर कर रहा है। तो अटैचमेंट का जो साइट है NCS में N है और SCN में S है। अटैचमेंट थ्रू एटम में जब कंपाउंड डिफर करेंगे विथ एम्बीडेंटेड लिगेंड तो हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड डिफर करते हैं आयंस प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। जब कंपाउंड डिफर करता है आयंस प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर में तो हम लोग इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कंपाउंड्स डिफर इन आयंस present in coordination sphere and ionization sphere। तो आप इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नाम देता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब हो गया वह स्फीयर जिसमें एक सेंट्रल मेटल कई सारे लिगेंड के साथ में अटैच्ड रहते हैं और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर दिखाते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब हो गया जो आयन आयोनाइज हो सकता है, जो आयोनाइजेबल होगा, जो प्राइमरी वैलेंसी के साथ में अटैच्ड रहता है, उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो जब कंपाउंड डिफर करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयन प्रेजेंट है उसमें, तो जब सॉल्यूशन में आप इसको चेंज करते हैं इस कंपाउंड को तो उनसे डिफरेंट पॉसिबल आयन आयोनाइज होकर प्रोड्यूस होता है और इसलिए इसका नाम देते हैं हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल यदि कोबाल्ट मेटल के साथ में 5 अमोनिया जुड़ा हुआ है और 1 ब्रोमाइडो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये सभी लिगेंड जो अटैच्ड हैं 5 अमोनिया और 1 ब्रोमाइडो, ये एक सेंट्रल मेटल कोबाल्ट के साथ में अटैच्ड हैं इन कम्प्लेक्स और ये लिगेंड के रूप में अटैच्ड। ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि आयोनाइजेबल जो यहाँ आयन प्रेजेंट है वो सल्फेट आयन है जो इस कम्प्लेक्स के बाहर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जब हम लोग आयन को दिखाते हैं तो हम लोग इन आयन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल आयन। ये आयोनाइज होगा, ये सेपरेट हो जाएगा जब इसको डिजॉल्व कराते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्यूशन में चेंज करेंगे तो ये आयन जो बाहर वाला है, कम्प्लेक्स के बाहर का जो पार्ट है आयोनाइजेशन स्फीयर है और इसमें ये आयन सेपरेट हो जाता है, ये डिसोसिएबल होता है, ये आयोनाइज कर जाता है। जबकि दूसरा हम लोग इसी का आइसोमर बनाएं, दूसरा आइसोमर में क्या होगा, सल्फेट को हम लोग भीतर ले लेते हैं और ब्रोमाइड को बाहर कर देते हैं। तो इस समय आपको जब आयोनाइज होगा तो ब्रोमाइड आयोनाइज होगा और यहाँ जब आयोनाइज होगा तो सल्फेट आयोनाइज होगा।
जबकि इस दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही लग रहा है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स कोबाल्ट के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, ब्रोमीन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ जब ये कंपाउंड आयोनाइज करता है तो सल्फेट आयोनाइज करता है, और ये कंपाउंड जब आयोनाइज करते हैं तो इसमें ब्रोमाइड आयोनाइज करता है, इसमें सल्फेट आयोनाइजेबल नहीं है। सल्फेट यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी में है और यहाँ ब्रोमाइड सेकेंडरी वैलेंसी में जुड़े हुए हैं। तो जब ये दोनों कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में डिफर करता है, ये दोनों कंपाउंड आयोनाइजेशन स्फीयर में अलग अलग तरह के आयन कंटेन कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी अलग अलग तरह के आयन कंटेन कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह के जो आइसोमेरिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक उसी तरह से थर्ड टाइप है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आइसोमर डिफर करते हैं इन द आयंस present in complex cation and complex anion और ligands present in complex cation and complex anion। complex cation और complex anion में जो आयन हैं वो डिफर करते हैं या जो लिगेंड प्रेजेंट हैं वो डिफर करते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स डिफर और आइसोमर्स डिफर इन द आयंस और लिगेंड्स, क्योंकि आयन भी और लिगेंड के रूप में ही रहता है। आइसोमर्स डिफर इन द लिगेंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ions present in complex cation and complex anion। Isomers differ in the ligands present in complex cation and complex anion called as coordination आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जब लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए कम्प्लेक्स कैटायन और कम्प्लेक्स एनायन के बीच तो नया आइसोमर क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ कोबाल्ट के साथ में 6NH3 जुड़ा है और यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, वहीं क्रोमियम के साथ में 6Cr3 प्लस आयन के साथ में 6 साइनाइड जुड़ा है और इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। यदि इस कोबाल्ट के साथ में साइनाइड अटैच्ड हो जाए और क्रोमियम के साथ में इसका अमोनिया अटैच्ड हो जाए तो फिर नए कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएंगे। यदि आपको क्रोमियम के साथ में अमोनिया को अटैच करते हैं तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है और Cr3 प्लस से जब न्यूट्रल लिगेंड अटैच्ड होंगे ये कैटायन बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पहले लिखेंगे। जो कैटायन होता है उसको पहले लिखा जाता है, जो एनायन होता है उसको बाद में लिखते हैं। वहीं कोबाल्ट के साथ में जब नेगेटिव लिगेंड साइनाइड अटैच्ड है तो आप देखिए यहाँ पर ये एनायन बन गया और ये कैटायन हो गया। क्रोमियम वाला हो गया कैटायन और कोबाल्ट वाला हो गया एनायन, जबकि पहले कोबाल्ट वाले कैटायन थे और क्रोमियम वाले क्या थे? एनायन थे। तो जब कंपाउंड डिफर करता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड इसमें चला गया कोबाल्ट के साथ और कोबाल्ट वाला लिगेंड क्रोमियम के साथ चला गया, तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड के कारण जब कंपाउंड नए आइसोमर में चेंज कर जाते हैं तो हम लोग इस तरह के फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों ही आइसोमर है जिसमें लिगेंड का एक्सचेंज कर दिया गया तो नए तरह के कंपाउंड बन गए। आप इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसमें कंपाउंड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल में इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफर करता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर
एंड आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाता है जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम होता है, तो आप इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, दैट इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, यदि क्रोमियम के साथ में 5H2 जुड़ा हुआ है एंड 1 क्लोराइड अटैच्ड, और बाहर में 2 क्लोरीन अटैच्ड है एंड 1 H2O अटैच्ड, तो आप इसको बोलते हैं पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। ये 1H2 जो बाहर है इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मोनोहाइड्रेट, जबकि जो 5H2O कम्प्लेक्स में है इसको क्या बोलते हैं, पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का 3, बाहर वाले क्लोरीन को क्लोराइड बोलेंगे, और फिर क्या लिखते हैं, मोनोहाइड्रेट। पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। जबकि आप दूसरा इसी का दूसरा जो आइसोमर क्रिएट होगा, इसमें देखिए अब H2O का नंबर यहाँ पर हम लोग 6 कर लेते हैं। अब ये क्लोराइड बाहर चला गया तो Cl3 हो गया, एक H2O के इसके अंदर कर दिए तो एक नया आइसोमर क्रिएट हो गया। दोनों ही कंपाउंड कलर में डिफर कर जाते हैं, दोनों ही कंपाउंड का बहुत सा प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, जब H2O का जो मॉलिक्यूल है, H2O लिगेंड जो है, इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब इनका नंबर डिफर करता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। और भी हम बना सकते हैं इसका, जैसे क्रोमियम के साथ में यहाँ पर H2O 6 था और यहाँ 5 है, अब यहाँ पर हम लोग 4H2O करते हैं, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो यहाँ पर 2 क्लोराइड होना चाहिए इसके भीतर। अब आपको 3 क्लोराइड, आउट ऑफ 3 क्लोराइड 1 क्लोराइड बाहर रहेगा, एंड जब टोटल 6H2O था, 5 एंड 1 6 एंड 6, देखिए यहाँ भी 6 होना चाहिए, टोटल 4H2O यहाँ पर कम्प्लेक्स के भीतर दिखाया गया, तो 2H2O इसके बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट आइसोमर बना सकते हैं, उसके फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर वाटर का मॉलिक्यूल और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें कंपाउंड डिफर करता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को बार बार देखें। बहुत सारा वीडियो हमने लोड किया है, उससे आपको बहुत सारा है ना, उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इन बोर्ड एग्जाम भी, और फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर IIT मेन एंड एडवांस ऑल। ओके।